Friends, I Harshit Joshi of Radhika's Coaching Academy is going to teach you accountancy of HS first year. तो आज हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि हमें अकाउंटेंसी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमें अकाउंटेंसी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटेंसी हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होता है, चाहे कि वो कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा वेंडर हो। सबको जानने का मन होता है कि उनके पास अभी कितना पैसा है, उन्होंने कितना खर्च कर दिया, उनके पास कितना बचा है। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग इज़ ओनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने तक ही रहता है। अभी वो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत चीज़ होता है। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, हम लोग सबसे पहले उसका वाउचर एंट्री करते हैं। तो वाउचर में हम लोग पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर के बाद उसको हम लोग जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं। जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये तो अभी बस स्टार्टिंग है। तो हम लोग सबसे पहले वाउचर एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग तक ही सीमित है, लेकिन इसका स्कोप तब भी थोड़ा ज़्यादा होकर ट्रायल बैलेंस तक है। मतलब बुक कीपिंग खाली ट्रायल बैलेंस तक होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी होगा वो अकाउंटिंग में गिर जाएगा। तो हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग होता क्या है? तो बुक कीपिंग तो आपको बताया कि वो खाली रिकॉर्डिंग तक ही रहता है। तो उसका स्कोप कितना, देखिए। सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग कुछ भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट होना पड़ेगा ना, जिसमें हम लोग की सब कुछ अपने हिसाब किताब लिखेंगे। तो पहले हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब हम लोग को वही ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के हो। जैसे कि डोमेस्टिक नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे आपके मदर ने आपके लिए खाना बनाया तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल इन नेचर हो, जो बिजनेस रिलेटेड हो और जो मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग उसको वैल्यू कर सकें। नंबर थर्ड है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हो गए वो हम लोग मनी में मेजर करेंगे। मनी में मेजर करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके बिजनेस ने 10 चेयर खरीदा, एक चेयर का दाम 200 रुपया, तो 10 चेयर का दाम 2000 रुपया। तो हम लोग अपने बुक में ये नहीं लिखेंगे कि हम लोग ने 10 चेयर्स परचेज किया, हम लोग लिखेंगे 2000 रुपीज़ परचेजेस, क्योंकि हम लोग को वो सब मॉनिटरी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि मनी एक अच्छा डिनोमिनेटर है जिससे सब चीज़ इक्वल रहता है। कुछ भी चीज़ खरीद लीजिए, अच्छा चेयर लिया, टेबल लिया, कुछ भी आप उसको मनी में एक्सप्रेस करेंगे तो वो कॉमन डिनोमिनेटर है। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग देम इन दी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री का बुक्स में रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करना। जर्नल एक जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जर्नल में एक अकाउंट डेबिट करते हैं, एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग में होता है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जर्नल में करते हैं। फिर जर्नल के बाद पोस्टिंग इनटू लेजर। उसके बाद जो भी चीज़ हमने रिकॉर्ड किया वो हम लोग को लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। लेजर में वो हम लोग समराइज करते हैं। जो भी एक चीज़, जैसे जो परचेजेस रिलेटेड चीज़ होगा वो हम लोग परचेजेस अकाउंट में डालेंगे, सेल्स रिलेटेड सेल्स अकाउंट, जो सिमिलर चीज़ है उसको एक अलग तरफ ग्रुप कर देंगे। वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लोग को बस चीज़ समझाना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लास्ट में हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उसमें जो भी लेजर अकाउंट का बैलेंसेस होता है वो हम लोग रेस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे परचेजेस उसका डेबिट बैलेंस निकलता है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में रखेंगे और ट्रायल बैलेंस समराइज फॉर्म में काम आता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसेस इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है? तो नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग दी ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड, जो कि हम लोग ने स्कोप में पढ़ ही चुका है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। हम सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का होगा या जो भी बिजनेस का अर्निंग्स को इन्फ्लुएंस करा होगा हम लोग बस उसको रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2 रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई। अभी हम लोग ने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई तो कर लिया, अभी आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा ना। तो हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। उसके बाद वही जो हमने रिकॉर्ड किया उसको हम लोग लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे सिमिलर चीज़ का, फिर हम लोग उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर 4 बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। उसके बाद जो भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाया उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के बाद जो साइड कम हो रहा होगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो जो भी बैलेंसिंग का फिर हम लोग उसको बैलेंसिंग करेंगे। लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे। जैसे कि परचेजेस का डेबिट बैलेंस निकला तो हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पुट करेंगे। एक्सपेंसेस का डेबिट साइड में निकला तो हम लोग उसको डेबिट साइड में पुट करेंगे। तो हम लोग को वो मैच करना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ पे होगा, जो कि हम लोग फर्दर यूनिट में पढ़ेंगे।
अभी हम बुक कीपिंग से शिफ्ट होते हैं अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में तो डिफरेंस है कि बुक कीपिंग जो होता है वो खाली ट्रायल बैलेंस तक ही है। हम लोग ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, क्लास उसको लेजर पोस्टिंग किया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, बस वो वहाँ तक ही है। लेकिन अकाउंटिंग उसके फर्दर भी है, जो कि हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए अकाउंटिंग थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है और हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन दिया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन है तो आप लोग को एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप लोग को ये एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। आप अभी यहाँ से डेविएट नहीं हो सकते कि आपको कोमा फुल स्टॉप सब आपका एक्यूरेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप डेफिनेशन लिख रहे हैं। मीनिंग लिखने से आप डेविएट हो सकते हैं और अपने वर्ड्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसका मीनिंग समझेंगे कि डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों है? ये बहुत मतलब सब लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वो साइंस भी है और आर्ट भी है। लेकिन वो आर्ट कैसे है? क्योंकि आर्ट का असल मीनिंग क्या होता है? आप आर्टिस्ट कब बनते हैं? आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जब वो जो प्रिंसिपल्स होता है, आप जो तरीका होता है, आप उसको रेगुलरली अप्लाई करते हैं, डे बाई डे इम्प्रूव होते हैं, तो उससे आपका उसको ही हम लोग आर्ट बोलते हैं और उससे हम लोग परफेक्शन हम लोग का आता है। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, क्योंकि अकाउंटिंग भी हम लोग जितना करेंगे उतना हम लोग एक्सपर्ट हो गए, इसलिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग मतलब क्लासीफाई करना, मतलब लेजर अकाउंट्स बनाना। एंड समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस। तो ये पता चलता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक सिस्टेमेटिक तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बताया था कि सब ट्रांजेक्शन हम लोग को मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन मतलब कुछ जो हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करे, जैसे लेन देन जो हुआ। एंड इवेंट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, लेकिन बिजनेस में हम लोग खाली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वही फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना पड़ेगा। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, यही डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। लास्ट का ये जो लाइन है, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, मतलब इंटरप्रेट करना, खाली रिकॉर्डिंग करने से नहीं होगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसका यूजर्स को, कि उसका जो यूजर्स है आपको उसके लिए बेनिफिशियल होना पड़ेगा। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? आपको दूसरा को, अपने साथ साथ दूसरा को भी बताना पड़ेगा कि ये अकाउंट आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए कि नहीं करिए। कैसे पता चलेगा? जब हम लोग उसको अपना बैलेंस शीट दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे, तो वही इंटरप्रेट करना उसको ही बोलते हैं। तो हम लोग को वो रिजल्ट इंटरप्रेट करके दिखाना है। तो अकाउंटिंग का मेन काम यही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है, इसमें भी रिकॉर्डिंग होता है उसमें भी रिकॉर्डिंग होता है, तो वही हम लोग फ़र्क देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है ऑब्जेक्ट। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है कि हम लोग को खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब खाली रिकॉर्डिंग तक ही है ये। बल्कि अकाउंटिंग क्या है? हम लोग को रिकॉर्डिंग भी करना है, क्लासीफाई भी करना है, समराइज भी करना है, और उसके बाद हम लोग को इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट भी करना पड़ता है, इसमें वही फ़र्क है, इसमें खाली इंटरप्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्कोप मतलब उसका रीच कहाँ तक है? बुक कीपिंग का रीच मैंने आपको जैसे बताया खाली रिकॉर्डिंग तक ही है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद वो हल्का सा स्ट्रेस भी होता है। कहाँ तक? स्ट्रेस इतना तक होता है जैसे आप रिकॉर्डिंग किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, वो ट्रायल बैलेंस, जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का स्टेज है ना, वहाँ तक ही है। बल्कि अकाउंटिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट जो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और एक लास्ट में बैलेंस शीट, तो ये 2 ही ओवर है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ वर्क। अभी बुक कीपिंग में कौन सा तरीका का, कौन सा लेवल का वर्क दरकार पड़ता है? ये क्लेरिकल वर्क्स होता है। बुक कीपिंग मतलब क्लेरिकल वर्क्स मतलब जो अकाउंटिंग का इतना जानकार भी नहीं है, मतलब जो खाली जानता है कि हाँ हिसाब किताब है, वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, एक स्टैंडर्डाइज नॉलेज होना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल्स जानना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस जानना पड़ेगा, उस हिसाब से एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग में थोड़ा सा लेवल ऑफ वर्क हाई होता है। नंबर 4 यूजफुलनेस। अभी बुक कीपिंग का यूजफुलनेस क्या है? अभी ऐसा तो नहीं कि बुक कीपिंग का कोई यूजफुलनेस नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब इसका भी यूजफुलनेस होगा। बुक कीपिंग भी यूजफुल है। कहाँ यूजफुल है? बुक कीपिंग वहाँ पे यूजफुल होता है, मतलब इतना भी इसका यूजफुलनेस नहीं है जैसे कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकता। अभी खाली रिकॉर्डिंग ही है, रिकॉर्डिंग देख के तो कोई बोल नहीं सकता कि बिजनेस का कितना नुकसान है, कितना लॉस है, तो इसका यूजफुलनेस थोड़ा कम है। लेकिन ये बुक कीपिंग भी दरकार पड़ता है, जिसका मतलब जैसे बिजनेस में वो थोड़ा कॉस्ट बचाने का चक्कर में, जहाँ कॉस्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सपर्टाइज अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकता, तो वो बुक कीपर ही हायर कर लेता है कि वो कम कॉस्ट में कर देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेवल ऑफ वर्क नहीं लगता। बल्कि अकाउंटिंग यूजफुल है क्योंकि इसमें हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और उसके यूजर्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं।
नंबर 5 है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी जो बुक कीपिंग होते हैं वो फाइनल शेप नहीं देता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, क्योंकि इससे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ज़्यादातर ये कोई बेनिफिशियल नहीं है उसके यूजर्स के लिए, बल्कि जो अकाउंटिंग है वो यूज़फुल है उसके यूजर्स के, लाइक बैंकर्स, क्रेडिटर्स, जो इन्वेस्टर्स, जिसको भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ये फाइनल शेप देता है अकाउंट। अभी हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। दोनों एक नहीं है, ये बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज होता है। सब सोचता है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग एक ही है, लेकिन असल में ये एक नहीं है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट हो गया जो अकाउंटिंग के बारे में बताता है। यही फ़र्क है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में। मतलब अकाउंटेंसी का स्कोप ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर ही अकाउंटिंग रहता है। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग बहुत चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत तरीके के अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं। वो ज़्यादा कवर करता है, बल्कि अकाउंटिंग तो उसका बस एक हिस्सा है। तो इससे पता चलता है कि जो अकाउंटेंसी है उसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है और ये थियोरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे अकाउंटेंसी में हम लोग ज़्यादातर थियोरेटिकल पढ़ते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग को अगर हमारे लाइफ में, बिजनेस लाइफ में अगर ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ तो हम लोग को ऐसे डील करना है, बल्कि अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से डील करता है और हम लोग को बताता है कि जो चीज़ हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अप्लाई कैसे करें। फिर एक क्वेश्चन और है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। ये क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब सबको पता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, जो रिपीटेड हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो इससे देखा जाए तो अकाउंटिंग तो साइंस हुआ ना, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग भी तो एक प्रिंसिपल के बेस्ड में ही करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस्ड में, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, तो इसलिए इस तरीके से अकाउंटिंग एक साइंस हुआ। लेकिन अकाउंटिंग एक परफेक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग ऑब्जर्वेशन तो नहीं करते ना कि इस बिजनेस में ऐसा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया तो ऐसा हुआ, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऐसा हुआ। हम लोग ये ऑब्जर्वेशन में नहीं करते। हम लोग एक डेफिनेट पाथ होता है, जो प्रिंसिपल जो हाई लेवल में सेट किया हुआ है, हम लोग उसको फॉलो करके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होते हैं उसको फॉलो करके हम लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं। इस हिसाब से अकाउंटिंग एक परफेक्ट साइंस नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो एक साइंस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग जितना एक चीज़ को रिपीट करेंगे, जितना हम लोग अच्छे चीज़ को, जितना हम लोग अकाउंट्स को हम लोग जितना रोज डील करेंगे, तो हम लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। तो अकाउंटिंग भी उसके बेस्ड में है, हम लोग को प्रिंसिपल अप्लाई करना है रेगुलरली, उस हिसाब से आर्ट है। क्योंकि आर्ट में हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग परफेक्ट होंगे, वैसे हम लोग अकाउंटिंग जितना करते रहेंगे उतना हमारा परफेक्शन आता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी लैंग्वेज का काम क्या होता है? आप बोलते क्यों? आप अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज को, दूसरे को बताने के लिए। तो वैसे अकाउंटिंग भी बिजनेस का लैंग्वेज है। वो बताता है कि हम लोग ने जो अकाउंटिंग काम किया, जो भी इस साल में हम लोग ने जितना भी प्रॉफिट किया, जितना भी नुकसान किया, वो सब हम लोग यूजर्स को कैसे बता पाएंगे? अकाउंटिंग के थ्रू ना। तभी उन लोग को पता चलेगा। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग गो थ्रू करेंगे, तभी हम लोग उन लोग को बता पाएंगे कि हम लोग का बिजनेस में क्या हो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग तो खाली करने से नहीं होगा ना, हम लोग उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को उसके यूज़र्स को हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे बैंकर्स को हम लोग को देना पड़ेगा कि उन लोग हम लोग को लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। टैक्स अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है, क्योंकि जो कि हम लोग के प्रॉफिट्स में चार्ज करते हैं टैक्स। तो वो सब हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग का फीचर्स क्या होता है? अभी हम लोग जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग अगर सोचेंगे कि थ्योरी बोरिंग है तब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग थ्योरी नहीं समझेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं उसको हम लोग अगर समझेंगे नहीं, खाली मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चले जाएंगे तो हमको समझने नहीं आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये चीज़ भी जानना जरूरी, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे ना। तो वही है, तो हम लोग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का फीचर्स क्या। तो वही जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब चीज़ें, ये थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो जो चीज़ पढ़ाता है उसको घुमा फिरा के बस वही चीज़ है। जैसे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग भी आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों? क्योंकि आर्ट में जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जितना अकाउंटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डे बाय डे हम लोग इंप्रूव होने की कोशिश करेंगे, तो उतना हम लोग का फ्लुएंसी आता रहेगा। जो ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको यहाँ पे क्लासीफाई होगा, यहाँ पे अभी हम लोग समराइज करेंगे, वो जितना हम लोग करते रहेंगे उतना परफेक्ट हो जाएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, मतलब वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियली नेचर हो, मतलब जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। नंबर 3 रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजेक्शन है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे? जर्नल एंट्री पे हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा।
जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन फिर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। अभी क्लासीफाई मतलब क्या हो गया, वो हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, सिमिलर आइटम्स को हम लोग सिमिलर ग्रुप हेड्स में हम लोग लिखेंगे। फिर नंबर 5 समराइजिंग में जो भी लेजर अकाउंट्स का बैलेंस निकला हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट में हम लोग उसको रेस्पेक्टिवली हम लोग उसको लिखेंगे। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजेक्शन है हम लोग उसको मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। कोई हम लोग आइटम्स स्पेसिफिकली नहीं लिखेंगे कि 10 चेयर्स 5 चेयर्स, ऐसे नहीं, हम लोग लिखेंगे कि जो भी आइटम्स है, ये कुछ भी आइटम्स है, चेयर्स नहीं, जो भी आइटम्स है उसको हम लोग मनी में कन्वर्ट करके ही अपना ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे परचेजेस 20,000, एक्सपेंसेस 10,000, सेल्स 50,000, तो हम लोग मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट है इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, मतलब जो भी हम लोग ने इतना रिकॉर्डिंग किया, इतना जो मेहनत किया, वो मेहनत को हम लोग को दिखाना पड़ेगा, हमको शो करना पड़ेगा कि हम लोग का जो ये मेहनत है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो वो हम लोग को कहाँ पता चलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो हम लोग को बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये सब निकलता है, और बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन बताते हैं, जिससे यूजर्स को हेल्प होता है। यहाँ तक सब सेम है। रिकॉर्ड जो पहला 6 पॉइंट है ना, 6 बुक कीपिंग और अकाउंटिंग 6 पॉइंट तक सेम है, खाली डिफरेंस ये नंबर 7 पॉइंट लाता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दो हम लोग को एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, और ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्यों है, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अकाउंटिंग सिस्टेमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जो भी हमने अकाउंटिंग किया वो एक सिस्टेमेटिक तरीका में करे। सिस्टेमेटिक तरीका में करे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे, प्रिंसिपल फॉलो करे, उस हिसाब से हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करें। फिर एसर्टेनिंग रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालना। हम लोग को अकाउंटिंग इसलिए करना चाहिए कि हम लोग का बिजनेस से हम लोग को पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो पता चले। और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, जब हम लोग अपना इनकम को जब हम लोग अपना रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करें। जैसे हम लोग का इनकम हुआ 20,000 रुपया, खर्चा हुआ 15,000, तो 20,000 माइनस 15,000 5,000, तो वो प्रॉफिट हुआ, वही हम लोग निकालते हैं, उसको रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। फिर एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन बताना मतलब बिजनेस का पोजीशन कैसा, बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड को मैच करते हैं, और हमेशा रहना है कि जो भी हम लोग मैच करेंगे उसका अमाउंट जो होगा हमेशा इक्वल होगा। अगर आपका अमाउंट इक्वल मैच नहीं हो रहा बैलेंस शीट का, मतलब कि आपने कहा रिकॉर्डिंग या कोई भी स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में गलती की। नंबर 4 प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो अपने वेरियस पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वेरियस पार्टीज मतलब क्या हो गया, बैंकर्स, इन्वेस्टर, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जिससे उन लोग को पता चले कि उन लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि जब हम लोग उनको अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन जब हम लोग उन लोग को बताएं। तो हमने इतने देर देख ही लिया कि हमने अभी जितना भी पढ़ा वो सब सेम ही चीज़ें, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, वो सब एक चीज़ें घुमा फिरा के हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरीके का है, अकाउंटिंग 6 तरीका का होता है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि डील करता है रिकॉर्डिंग में, क्लासीफाइंग में, समराइजिंग में, इंटरप्रेटिंग में, मतलब जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग रिजल्ट्स कन्वे करते हैं। अभी जो पार्टीज इंटरेस्टेड है हम लोग उसको बताते हैं। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली वो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ये सब में डील करता है। और ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस्ड में पढ़ेंगे HS फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो खाली कॉस्ट एस्पेक्ट से डील करता है कि हमने ये आइटम प्रोड्यूस किया तो कितना खर्चा हुआ, वो सब हम लोग कैसे निकालते हैं। वो सब हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तब उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये आइटम में कितना खर्च हुआ, पर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने में कितना खर्च लग रहा है, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलता है। ये सब आप टॉपिक का नाम पढ़ के आप खुद से आइडिया लगा सकेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस चीज़ में डील करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में, ये सब चीज़ में बताता है कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले, वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग डील्स विद आपको कि कितना टैक्स आपको देना है, इनकम टैक्स कितना देना है, सेल्स टैक्स कितना देना है, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा जब हम लोग टैक्स अकाउंटिंग में करेंगे। ये सब स्टडी है, टैक्स अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है बताने। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में उस तरीका का अकाउंटिंग किया जाता है जिससे बिजनेस सोशल लाइफ में कितना
अपना वैल्यू दे रहा है, मतलब कि बिजनेस चैरिटी में कितना पैसा दे रहा है, ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, कि हम लोग, क्योंकि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बिजनेस खाली ऐसे तो बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, लेकिन खाली प्रॉफिट अर्निंग करने से, खाली प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव रखने से भी नहीं होगा। हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम लोग का, कि हम लोग सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम लोग जब कस्टमर्स को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तभी तो कस्टमर्स आएगा ना। तो हम लोग खाली प्रॉफिट देखने से नहीं होगा, हम लोग को सोसाइटी को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स मतलब पर्सनल जो हो गया, मतलब कि जैसे अभी आप कोई भी एम्प्लॉय को आप डायरेक्ट तो वर्क में नहीं लगाते ना, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, उसका भी बहुत खर्च लगता है। तो वो खर्चा कितना हुआ वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करें। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किसका काम आता है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का 2 यूजर्स है, एक तो है इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। अभी इंटरनल यूजर्स क्या होता है? नाम से पता चलता है कि जो इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे एग्जांपल ऑनर्स, मैनेजर्स, वो लोग बिजनेस के अंदर के हो गए ना, तो इंटरनल यूजर्स हो गए। तो वैसे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल होता है। फिर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जो बिजनेस का जो रिजल्ट होता है वो उनके लिए मायने रखता है, लेकिन उन लोग बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल्स हो गया क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज हो गया, बैंकर्स एंड लेंडर्स। उन लोग तो बिजनेस इंटरनल तो नहीं हुए, उन लोग के बाहर के हुए, तो वही उन लोग को भी बिजनेस का अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हम लोग वही करेंगे कि सबका क्या क्या नीड्स है। अभी इंफॉर्मेशनल नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? नंबर 1 ऑनर्स के लिए अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब उनको क्यों जानना है कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ, क्योंकि ऑनर जो होते हैं वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोग वो रिस्क लेता है, तो वो जानना चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वो सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिजनेस प्रॉस्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर 2 मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशनल नीड्स क्या है उनका? मैनेजर्स का इन्फॉर्मेशन नीड्स ये है कि मैनेजर को तो जानना पड़ेगा ना कि अकाउंटिंग बिजनेस में क्या चल रहा है, तभी तो वो अपना मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि अभी इतना एम्प्लॉय रिक्रूट करना है, इतना दरकार है, इतना हम लोग को प्लानिंग करना है, इतना खर्चा करना है ये साल में, वो मैनेजर्स का इसलिए ज़रूरी है। ये ऑनर्स और मैनेजर्स तो इंटरनल यूजर्स हो गए। फिर क्रेडिटर्स मतलब जो पार्टी हम लोग मतलब किसी को उधार में हम लोग चीज़ देते हैं, जैसे ए ने बी को कुछ उधार में दिया, तो जो ए हो गया वो क्रेडिटर हो गया, बी हो गया वो डेटर हो गया, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्रेडिटर्स को क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उन लोग बिजनेस को लोन देते हैं या कुछ देते हैं, मतलब लोन दिया तो उन लोग तो जानना चाहिए ना कि बिजनेस को हम लोग लोन दे रहे हैं, आप किसी को पैसा दे रहे, तो पैसा आपको रिफंड होगा कि नहीं होगा, वो पे बैक करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखिएगा, उन लोग देखेंगे कि बिजनेस का स्थिति कैसा है, एसेट्स कैसा है, लाइबिलिटीज़ कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, तभी उन लोग लोन फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस का देखा कि ये बिजनेस तो लॉस में चल रहा है तो कोई तो उसको लोन देगा नहीं, वो भी है। फिर नंबर 4 है बैंकर्स एंड लेंडर। अभी बैंकर्स और क्रेडिटर्स मतलब फ़र्क हो गया, मतलब बैंकर्स तो एक इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे बैंक हो गया। क्रेडिटर्स मतलब कोई भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकता है, कोई एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब बैंकर्स एंड लेंडर्स का वही सेम, उन लोग जानना चाहिए कि बैंक की बिजनेस का डेप्थ रिपेइंग कैपेसिटी कैसा है, कि वो कितना जल्दी अपना डेप्थ कर सकते हैं। वो हम लोग बहुत रेशियो निकालते हैं, जो रेशियो एनालिसिस का एक चैप्टर है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उससे हम लोग को पता चलता है। जैसे बैंकर्स और लेंडर्स का वही काम है कि कितना लोन दिया वो पता चलता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी। अभी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है ना टैक्स लेना, हम लोग जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर लोग टैक्स चार्ज करते हैं, तो उनका तो राइट है जानना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो नॉर्मल बात है। फिर एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टर्स। अभी एम्प्लॉइज़ को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? एम्प्लॉइज़ को चाहिए कि उन लोग अपना स्टेबिलिटी जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस में कितना स्टेबिलिटी है, बिजनेस उन लोग हाइक ऑफ वेज के लिए भी बोल सकते हैं कि हमारा वेज रेट बढ़ाओ क्योंकि कि बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उन लोग अपना राइट के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि उन लोग को भी जानना जरूरी है ना, उन लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो उनका एफर्ट्स
सही जगह यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए जानना चाहते हैं कि उन लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोग बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उन लोग जानना चाहिए ना कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। कोई तो जो बिजनेस लॉस हो रहा है उसमें तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हुआ जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब जरूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि उन लोग को पता चले कि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि अकाउंटिंग जो हो गया, अकाउंटिंग बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि अकाउंटिंग से हम लोग को अपना बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है, हम लोग का बिजनेस में क्या हो रहा है, वो बिजनेस का फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है कि हम लोग का बिजनेस की अच्छे से प्रॉस्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।